दोस्तों अगर आप PFRDA 2025 ग्रेड ए के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि 6 सितंबर को हमारा फेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पास लास्ट के 2 हफ्ते रह गए तो कहीं ना कहीं माइंड में काफी चीजें आपके थॉट में आ रही होंगी, जैसे कि सबसे पहले कि सर अगर मैं फेज 1 पेपर 1 की बात करूं तो कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मुझसे मिस हो गए, जो कि पिछले एग्जामिनेशन साइकिल्स में पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो दोस्तों स्पेसिफिकली हमने उन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के बनाई है, जहां पे हम लोग 2021 और 2022 के पेपर के एनालिसिस के बेस पे आपको बताएंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने कवर नहीं किए हैं आप उनको कवर कर लीजिए, और अगर आपने कवर किए हैं तो इन पे और ज्यादा एफर्ट लगाइए, तो बिकॉज यहां से क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं डिकोडेड सिलेबस ऑफ PFRD एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमने आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे जाके आप अपने कॉस्टिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सब आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों। अब बिफोर आई स्टार्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं फेज 1 पेपर 1 एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। अगर आप PFRD एग्जामिनेशन देखोगे दोस्तों तो पैटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर है जो कि सेबी एग्जामिनेशन होता है। 20 क्वेश्चन आएंगे ईच फ्रॉम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और 25 मार्क्स का आपका टोटल का एक सेक्शन का वेटेज होगा। बट यहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले फेज 1 पेपर 1 उन्हीं बच्चों का ही चेक किया जाएगा दोस्तों जिनका फेज 1 पेपर 2 क्वालिफाई होगा। दूसरा पॉइंट ये, सेबी में क्या होता है, आपको ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो निकालनी होती है। जैसे 40% दिया होता है तो वो आपको निकालना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी फेज 1 की एक ओवरऑल कट ऑफ निकलेगी और आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी होगी। तो बट यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। तो इन टोटल आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और टू सॉल्व दिस 80 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन दोस्तों, जहां पे सबसे पहले विष्णु सर आएंगे, आपको क्वांट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, देन मेघना मैम विद रीजनिंग, फिर इंग्लिश, और फिर एंड में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओवर टू विष्णु सर। थैंक यू सर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने पूरा ओवरऑल पैटर्न तो जान ही लिया है कि आपसे एग्जाम में यहाँ से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पूरा जो सिलेबस होता है क्वांट का, ये कोई नोटिफिकेशन में मेंशन तो नहीं होता है कि ये टॉपिक होंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का, चाहे वो सेबी है, NPS है, PFRD है या दूसरे एग्जाम्स है, तो उनके बेस पे हमने ये देखा कि पिछले कितने सालों से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बट इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करने बैठोगे, बेसिकली जिन लोगों का एप्टीट्यूड वीक है, और दूसरा ये भी होता है ना कि उसके लिए मतलब अगर हम कोई एनर्जी या टाइम वेस्ट लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी आउटपुट क्या उतनी महत्वपूर्ण है। मैं क्या ये सारे टॉपिक अगर करके जाऊं तो मेरे लिए कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी और टाइम हो जाएगा। आप फिल्टर कर लो चीजों को, इनमें से आपको कुछ ही टॉपिक करने थे, और ये मैं जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनका एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ, और साथ में मैं दूसरे एग्जाम्स का एनालिसिस करके भी बता रहा हूँ कि पेपर तो एक ही बॉडी IBPS जो सारे ये आपके लेती है, तो उसके ट्रेंड में क्या चल रहा है, वो कहाँ से सवाल पूछ रही है, तो उन सब के बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ टोटल जो 20 क्वेश्चन होंगे उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये वाला होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ की भाषा में इसे स्पीड मैथ बोला जाता है। स्पीड मैथ का मतलब है कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन का यूज हो जाता है। तो यहाँ से 5 से 6 सवाल आपको जरूर मिलेंगे, 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। वो किसी के भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं और 1-2 कम भी हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है, नंबर सीरीज भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि 3 में से कोई भी 2 टॉपिक उठा ले वो, और 2 का 3-3 सेट दे दे, 3-3 क्वेश्चन, या 1 के ही 5 क्वेश्चन दे दे, तो उसकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको फोकस करना था, दैट इज परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा कोई बुक उठा के ऐसा मतलब बहुत सारी टाइप्स कवर नहीं करनी थी। अगर आप इनका बेसिक पार्ट आता है, ठीक है, आपकी परसेंटेज पे कमांड इतनी सी है कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाते हो चीजों को। 1-2 बाकी के कंसेप्ट आते हैं, वोटर्स टाइप, वेन डायग्राम टाइप। दूसरा, रेशियो के अंदर अगर मैं जोड़ दूं, एक मिक्सचर का कंसेप्ट होता है, ठीक है, और एक पार्टनरशिप का कंसेप्ट होता है, ठीक है, और एक एजेस का कंसेप्ट होता है। इनका बेसिक जान लोगे, ठीक है, और रेशियो मतलब बेसिक फॉर्मेशन वगैरह, तो ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएंगे। साथ में DI में बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि DI से भी 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं
अगर एक ही सेट दे तो बहुत बार 5 क्वेश्चन भी दे देता है, 6 क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप और एजेस मैंने ऊपर बता दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आपकी मतलब ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो मार्क्स तो और ज्यादा हो जाएंगे, अगर 12 हुए तो 15 मार्क्स हो जाएंगे उनके। उसके बाद जिनको लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ एप्टीट्यूड में और मेरी दूसरे सब्जेक्ट पे इतनी कमांड नहीं है, तो ओवरऑल कट ऑफ निकलने में हेल्प हो जाएगी मेरी, तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक भी कर सकते हो, ठीक है। बट इतना सा जिस भी बच्चे ने कर रखा है तो भी उसकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है। यहां से भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये भी कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज होगी ओवरऑल कट ऑफ को निकालने में, ठीक है। एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि टोटल 60 मिनट होंगे मेरे पास, है ना, तो कितना टाइम डिवोट करूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 15 मिनट जो है वो इनफ होंगी, ठीक है। बट इन 15 मिनट को थोड़ा सा वाइजली यूज करिएगा। वाइजली क्या, ईगो पे मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन में कहीं फंस जाते हैं, 3-4 मिनट वेस्ट कर दी, ये सही अप्रोच नहीं है ना। तो आप यहाँ पे पहले, ठीक है, पहले 6-7 मिनट आप ऐसा करिएगा कि 6-7 मिनट, 6 to 7 मिनट आप स्पीड मैथ और मिसलेनियस जो ये दूसरे टॉपिक है इनके क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर जो भी आपके पास 7 to 8 मिनट बचते हैं इसमें DI ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका समय भी सही यूज हो जाएगा और आप ठीक ठाक क्वेश्चन भी कर पाएंगे, फंसेंगे भी नहीं, बाकी कंपोनेंट्स को भी टाइम दे पाएंगे, ठीक है। बस यही डिस्कस करना था। अब ये सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से प्रिपेयर करना था, तो इसी चैनल पे हमारी QRE की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके भी आप कर सकते हो। सेबी के लिए, नाबार्ड के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हमने पढ़ाया हुआ है, वहां से भी कर सकते हो, या आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है edutap.in, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी क्वांट की, ये चेक कर लीजिएगा, अगर ये नहीं किया है कवर तो कर लो प्लीज, ठीक है। लास्ट मोमेंट में हो सकता है 2 वीक में भी पॉसिबल है ये, ठीक है। चलो अगला, अब टारगेट स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो मिनिमम, तो 10 क्वेश्चन से ही आपको बड़ा बेनिफिट होगा, 12.5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बहुत है 12.5 उन लोगों के लिए जिनका वीक है, बाकी जितना भी 10+ कर पाए, ठीक है। टारगेट तो भैया 20 out of 20 होना चाहिए, बट अकेले सब्जेक्ट से नहीं होता है ना, सिलेक्शन तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने से मिलेगा, तो इतना ओवर भी मत करिएगा। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है ये टारगेट स्कोर, इतना तो जरूर रखना है, ठीक है। चलो तो अभी अगले कंपोनेंट की बात करेंगे, रीजनिंग एबिलिटी। सो फ्रेंड्स, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चंस हमारे आते हैं ना, 20 क्वेश्चंस है और इसके हमारे 25 मार्क्स हैं। तो हमें इस तरीके से अपना यहाँ से स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि मैं क्वालिफाई कर लूँ एग्जाम में विद लिमिटेड टाइम, हम कम से कम समय में अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे से लेकर आ पाए, और साथ में जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तब हम अपना जो टाइम है इन्वेस्ट, अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, तो हम जल्दी से जल्दी रीजनिंग को कैसे कवर कर सकते हैं। अब बेसिकली बात करें यहाँ पे, तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अब ये सिलेबस में आपके मल्टीपल टॉपिक्स है, डिफरेंट टॉपिक्स आपके इसके अंदर हैं, बट हमें सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर नहीं करते रहना है कि जब तक हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तब तक हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आपको इनमें से भी कुछ चूज करके टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है। अब वो कैसे होता है, वो आप एनालाइज करते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा पहले ईयर में आया हुआ है, तो अब हमारे पास इनके चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ईयर में भी आने के, और साथ ही ऐसे भी टॉपिक जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें काफी आसानी से हम उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो ये टॉपिक्स हैं आपके, जैसे सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आपके पूछे ही जाते हैं, वेटेज सबसे ज्यादा यहीं से रहती है आपकी, और इनमें से आप सिलेक्टिव टॉपिक को ही पढ़िए, एंड आपको यहाँ से कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि जितना आपने पढ़ा है अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो वहां से आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। क्योंकि हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट करना ही नहीं है एग्जाम में, हमें इतना करना है कि हमारा जो ये सेक्शन है वो क्वालिफाई हो जाए, हमारा पेपर 1 क्वालिफाई हो जाए, इस तरीके से हमें यहाँ पे से स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी के देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन एक छोटे से पैराग्राफ से आपके तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सिमिलरली आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर। अब बाकी इन सबके टॉपिक्स के अलावा जो हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है वो ये 2 टॉपिक हैं आपके, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। आपके 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं
हम यहाँ पे से लेके चलेंगे ऑन एवरेज 12 क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से मिलकर बनते हैं। अब बात आती है कि हम क्या पूरे पेपर में अगर ज्यादा से ज्यादा वेटेज ये दोनों टॉपिक कैरी कर रहे हैं तो क्या इन दोनों को ही पढ़ें? नहीं, आपको ये सारे ही कवर करने हैं। वाई? बिकॉज जब भी हम पेपर पढ़ते हैं, जब भी हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इजियर पार्ट से, इजियर क्वेश्चन से। तो इजियर क्वेश्चंस आपको ये मिसलेनियस ही मिलेंगे। अदर देन दिस, जब आप यहां से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है? आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो। 50-50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से आप लगाओ, विद टाइमर यहाँ पे से प्रैक्टिस करो। सिटिंग अरेंजमेंट भी और पजल्स भी आप अलग से पढ़ाई करो। ये टॉपिक वाइज आप जब स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उसके बाद आप रीजनिंग की अलग से पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप रीजनिंग में कंफर्टेबल हो चुके हो या फिर नहीं हो चुके हो, सो दैट आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टॉपिक्स हो गए, हमें पता चल गया कैसे कैसे कवर करना है एंड हर एक उसका हमारा क्या यहाँ पे वेटेज है, राइट। अब टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो टारगेट स्कोर आपको कैसे कितना रखना है, टारगेट क्वेश्चंस आपको कितना रखना है। तो एग्जाम के लिए आप ये टारगेट रखिए कि आप एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस, अब जैसे मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चंस है हमारे, तो 12 क्वेश्चंस तक का टारगेट रखिए एंड इसमें टाइमिंग अपने लिए रख लीजिए 10 to 12 मिनट्स। अब ये 10 to 12 मिनट्स में, इससे भी कम समय में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज हैं रीजनिंग के अंदर। तो 10 to 12 मिनट्स का अपने लिए टाइम रखिए और उसमें आप टारगेट रखिए 12 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप इस स्ट्रेटेजी से अपना रीजनिंग की प्रिपरेशन करते हो, एंड साथ ही आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको ये सारी चीजों का ध्यान देना है। याद रखिएगा कि जितना आप रिपीटेटिव यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए स्पीड भी बढ़ेगी और उतना ही आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। सो ये सारा रीजनिंग का था, ठीक है। अब मैं विष्णु सर को बुलाऊंगी फॉर इंग्लिश। थैंक यू मेघना मैम। तो इंग्लिश वाले सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ भी 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। वैसे तो इंग्लिश में इतना चिंताजनक चीजें होती नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है, आमतौर पे ठीक ही होती है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों की, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें चर्चा तो करनी है कि क्या मैं उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर पा रहा हूं कि नहीं अभी बचे हुए टाइम में, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस तो आपका कोई डिफाइन नहीं है ऐसे, ठीक है। आपका कंप्लीट ग्रामर रहेगा, ठीक है, वोकैबुलरी रहेगी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी रहेगी, यानी कि तीनों के तीनों डोमेन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब तीनों में भी ग्रामर आपको कंप्लीट करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आर्टिकल कर लिया या प्रीपोजिशन, मोडाल्स, कंजंक्शन कुछ लिमिटेड कर गए और वहीं से एरर डिटेक्शन का सवाल होगा या वहीं से कोई इस टाइप की चीज होंगी, नहीं, ठीक है। वो आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बेहतर होगा, आपका थोड़ी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप चीजों को बेहतर बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे टॉपिक है, अगर मैं जो लास्ट एग्जाम हुआ था पीएफआरडी का उसकी बात करूं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, क्लोज टेस्ट था, वर्ड यूजेस था कि एक वर्ड बोल्ड करके दे रखा है और मतलब एक वर्ड दे रखा है बोल्ड और उस पर मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछ रखा था कि इसका जो करेक्ट यूज है वो किस स्टेटमेंट में है। ये वर्ड यूजेस के सवाल हैं। और एरर डिटेक्शन थे, जैसे ABCD की फॉर्म में दे देता है कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और किस सेक्शन के अंदर किस पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है। तो ये इस टाइप के 4 ही टाइप के क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन से आई थिंक 7-8 क्वेश्चन थे और क्लोज टेस्ट में भी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे। तो बाकी 4-5 क्वेश्चन यहाँ से थे, 4-5 क्वेश्चन कुछ यहाँ से थे। तो टोटल 4 ही टॉपिक से क्वेश्चन थे। बट ये आप ये सोच के देखो ना कि अगर आपकी वकैब अच्छी नहीं, आपको क्या पता कि लिमिटेड क्या यही वर्ड पूछेगा, आपको क्या पता कि ग्रामर के किस पोर्शन पे किस टॉपिक पे बेस्ड एरर होगा। तो वो या तो प्रैक्टिस से हो सकता है और बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें पूरा की प्रायोरिटी टॉपिक, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, टेंसेस, एडवांस वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, यानी कि मोस्टली एरर्स आपके यहीं से निकलते हैं। और आपकी ये वाली स्किल तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट ये प्रैक्टिस करें। ये मत सोचिए कि रीअरेंजमेंट अगर लास्ट वाले एग्जाम में नहीं था तो आगे नहीं आ सकता, आ सकता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वो बताए जो लास्ट एग्जाम में थे, ठीक है। बाकी रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके
दूसरे भी हो सकते हैं, फिलर वाला भी आ सकता है, तो मल्टीपल चीजें हो सकती है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो चीजें आपके लिए डुएबल होगी, ठीक है। और यहां से भी आप आराम से 10+ क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आने वाली है, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नोट द मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो अब लास्ट, लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जीए वाला पार्ट बचता है आपका, क्योंकि जीए ऐसा लगता है कि बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो कैसे करें या एंड मोमेंट पे कहाँ फोकस करना चाहिए, ये गुरकीरत सर बताएंगे आपको, ठीक है। ओवर टू गुरकीरत सर। थैंक यू सर। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में भी ऑब्वियसली आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ पे 2 चीजें समझनी है। पीएफआरडी इज एन एग्जामिनेशन जहाँ पे ऐसा नहीं कि हर डायमेंशन से क्वेश्चन पूछेंगे। पीएफआरडी में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज इट्स एन एग्जामिनेशन जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर सेबी की लाइंस पे है। तो यहाँ पे आपको अगर बात करें तो जो नॉर्मल, अगर हम टाइमलाइन की बात करें सबसे पहले, कि आपको सबसे पहले करना क्या है, आप अपना टाइमलाइन डिफाइन कर लो। अगर आप काफी टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो आपको 5 मंथ्स को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। मैं बात कर रहा हूँ रिवाइज भी करना है, क्योंकि पढ़ना तो एक चीज है, रिवाइज भी करना है। एंड देन कम्स, अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक अपने सिर्फ स्टैटिक कंपोनेंट्स पे ध्यान दिया था, पेपर 2 पे ज्यादा फोकस किया था, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों वो ज्यादा रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि वो पेपर 2 एक्चुअली फेज 2 में भी काम आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट आपको लग रहा है कि सर अब 15-20 दिनों में मैं इतना कर जाऊं कि आई कैन क्लियर दी कट ऑफ, मेरा कट ऑफ निकल जाए, मैं पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो जी आप लोग लास्ट 3 मंथ्स को अच्छी तरह टारगेट कर लीजिए, ठीक है जी। 3 मंथ्स को टारगेट कर लीजिए और 4th और 5th मंथ के आप यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना थोड़ा समझते हैं दोस्तों, ये मैंने प्रायोरिटी लिस्ट रखी है। अब अगर आप पीएफआरडी का 2022 का एग्जामिनेशन देखेंगे, 21 का एग्जामिनेशन देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जनरल अफेयर्स। जैसे जनरल अफेयर्स क्या होते हैं, टॉपिक्स होंगे अवार्ड्स हो गया, ठीक है, पर्सन इन न्यूज हो गया, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर आपके स्पोर्ट्स की न्यूज हो गई, आपकी एग्रीमेंट्स की न्यूज हो गई, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज हो गई। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल अफेयर्स पार्ट से ही हैं। अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी 13 to 14 क्वेश्चंस व्हिच विल बी प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द जनरल अफेयर्स पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है जीए प्लस फाइनेंस। अब जीए प्लस फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जीए प्लस फाइनेंस का मतलब दोस्तों जो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज, जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, आईआरडीए हो गया, अगर इन्होंने कोई मेजर चेंजेस किए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, सेबी की न्यूज, पीएफआरडी ने खुद कुछ अनाउंस किया है, जैसे पीएफआरडी की नई वेबसाइट बनी है पीएफआरडी कनेक्ट, पीएफआरडी के चेयरमैन बने हैं, तो पता होना चाहिए आपको, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांसेस हैं। इफ सेबी हैज डन सम चेंजेस, सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, वो पता होना चाहिए। आरबीआई ने कुछ चेंजेस निकाले हैं, जैसे आरबीआई ने अभी क्या किया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में जाने के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज है, जहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स की न्यूज है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां पे आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, बिकॉज यहां से भी आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। 13-14 या फिर इसको 10 से 12, इसको आप 10 to 12 भी बोल सकते हो। तो इस रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन या फिर से 0 to 1 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आरबीआई नोटिफिकेशंस। अब यहाँ पे स्कीम्स और रिपोर्ट से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, सो आई ऑलवेज कंसीडर देम वेरी लो प्रायोरिटी टॉपिक। मैं ये नहीं बोल रहा पूछे नहीं जाते, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको, एक आधा क्वेश्चन स्कीम पे आ जाए, एक आधा क्वेश्चन रिपोर्ट पे आ जाए, बट गाइस अगर यहां से इन 2 टॉपिक से ही मेरा पेपर, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो मुझे इस पार्ट ऑफ टाइम पे इन्हीं 2 टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या पीएफआरडी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ूं, तो पीएफआरडी की एनुअल रिपोर्ट ना पिछले साल आई थी, अभी तक इस साल का एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, चांसेस बहुत कम, बिकॉज बहुत ज्यादा डाटा अपडेट ही हो चुके हैं, तो चांसेस कम है। बट यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए, अगर आप फेज 1 के पेपर 2 की बात हो तो वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है पेंशन सेक्टर। तो आपकी पेंशन सेक्टर रिलेटेड जो स्कीम्स है, चाहे वो एनपीएस है, यूपीएस है, एपीवाई है, वहां पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दी फेज 1 पेपर 2 ऑल्सो, और हो सकता है शायद पेपर 1 में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे जो स्कीम स्पेसिफिकली पेंशन सेक्टर की स्कीम्स हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यूपीएस के चांस ज्यादा है बिकॉज अभी ही लॉन्च हुई यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, तो हो सकता है चाहे फेज 1 में आ जाए, पेपर 1 में आ जाए या पेपर 2 में आ जाए, ठीक है।
चलो अब आते हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले थे कि इन टॉपिक्स को आपको किस प्रायोरिटी और एरिया पे पढ़ना है, किस प्रायोरिटी पे। देखिए ये प्रायोरिटी है आपका। मैंने आपको बोला अगर कोई भी चीज पहली बार होगी यार तो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन न्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी चीज हो रही है पहली बार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो सकता है स्पोर्ट्स कंटेक्स्ट में हो, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में हो, कुछ पहली बार है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर स्पोर्ट्स के न्यूज होगी, साइंस एंड टेक होगी। जैसे स्पोर्ट्स में अब इंडिया ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड किया है। देखिए ना दिस क्वेश्चन हियर, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अप्रूवल दे दिया कि इंडिया जो है वो रेडी, और इंडिया ने 3 सिटीज को प्रपोज किया है। कौन सी हैं मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, वो कौन सी सिटीज है? अहमदाबाद, भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली। तो इनका नाम प्रपोज किया है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेस चैंपियनशिप, हमें पता है कि हमारी अगर हम बात करें मेंस वर्ल्ड कप होता है, चेस वर्ल्ड कप, तो उसमें DQK जीते थे। अभी वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें भी इंडियन जीती हैं। बताओ कौन जीती हैं? तो इस तरह की चीजें, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स आपको याद रखने। विंबलडन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डेज इन न्यूज हो गए दोस्तों। अब डेज इन न्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जो बड़े बड़े मेजर डेज आते हैं जैसे एनवायरमेंट डे आ गया, तो इस तरह के डेज याद रखने, प्लस उनकी थीम याद रखनी है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे उनको जैसे नॉर्मल बैंकिंग की न्यूज है, किसी बैंक ने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पार्ट है। जब मैं बात करूं दोस्तों, तो जब हम सेबी की बात करें तो सेबी जनरली यहाँ पे आता है, सेबी PFRD। कोई डेवलपमेंट आ रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, कोई RBI इनिशिएटिव लेके आ रहा है, कोई प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को लेकर रेगुलेशंस आ रही हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अवार्ड्स डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे अभी आपको रिवाइज करने इन रिगार्डिंग न्यूज। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दूसरा आता है जी अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स, कोई समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई चीज आई है तो वो आ जाता है। अब आता है लेस प्रायोरिटी टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स है कि अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, आपको लग रहा है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट, प्लेसेस इन न्यूज, फेयर्स एंड फेस्टिवल, बुक्स एंड ऑथर्स और मिसलेनियस। तो इन टॉपिक्स पे आप रिस्क ले सकते हैं। यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे प्लेसेस इन न्यूज में याद रखना, जैसे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की साइट इंक्लूड है, तो याद रखना जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंटेक्स्ट में हुआ है, ठीक है ना, या फिर बात करें रामसर साइट्स ऐड हुई हैं इंडिया में, तो वो वाला पार्ट जो है आपको पढ़ना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू कैन सी बिहाइंड मी दोस्तों, क्वेश्चन आया था आपका किस मैन्युफैक्चरिंग नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन किया है। ये एग्रीमेंट्स का पार्ट भी हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी हो सकता है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन GA प्लस फाइनेंस सेक्शन, ठीक है जी। फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी रिगार्डिंग उन्होंने सेबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेबी डाटा एडवाइजरी कमेटी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया 2022 एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो विच मींस गाइस, अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है, अगर आपका जनरल फेज वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो आप यहां पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ रिगार्डिंग हाउ मच यू शुड अटेम्प्ट, आई वुड से गाइस ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द रेंज ऑफ, अगर पेपर इजी आता तो 12 to 14 क्वेश्चन पे जाना। अगर आपको लग रहा है पेपर मुश्किल आ रहा है तो 8 से 10 क्वेश्चन की अटेम्प्ट करना। जनरल एवरेज में अगर मैं बात करूं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन की एवरेज यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट कैन रियली हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर पेपर बहुत ही आपको लग रहा है क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा कर लेना, बिकॉज देन यू कैन डू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम कितना, आई थिंक 8 to 10 मिनट्स अगर आप लगा लेते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज ज्यादा तो इसमें टेक्निकलिटी है नहीं। आप यहाँ पे जितना कम टाइम लगा सकते हो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, ताकि आप बाकी सेक्शन पे अपना टाइम जो है वो डिवोट कर सको, ठीक है दोस्तों। तो दैट इज अबाउट हाउ यू शुड प्रिपेयर or what are the most important topics for your PFRD examination. But before I end this session guys, an important thing for all of you, अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए, जहां से मैं अपने इस एग्जामिनेशन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी एक कह सकते हैं ना कि एक गाइडेंस ले लूं आप सबसे, दोस्तों उसके लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे साथ कॉल कर सकते हैं। बट इफ यू वांट कि मुझे डेडिकेटेड कोर्स मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गो टू आवर वेबसाइट www.edutab.in, यहां पे जाके आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है और PFRD ग्रेडेड कोर्सेज पे क्लिक करना है। नाउ इन दिस कोर्स गाइस, इफ आई टॉक अबाउट एज आई एम सीइंग यू, ठीक है, यहां पे आपको 2 तरह के वेरिएंट्स मिल रहे हैं। एक आ रहा है आपको दोस्तों, दैट इज PFRDA
फेज 1 प्लस फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज है। आपके पास गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स उन बच्चों के लिए दोस्तों जो कि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में फेज 1 और फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं टाइम कम है, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं क्यूआरई एक बार फटाफट में कंसेप्ट क्लासेस देख लूं, कुछ टॉपिक्स देख लूं, प्रैक्टिस कर लूं, तो आप इस कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्यूआरई सर मैं फेज 1 पेपर 1 संभाल लूंगा, मुझे तो मेन डाउट है फेज 2 की, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगे, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेंगे, प्लस हम आपको करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस भी यहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्यूआरई ठीक है, आपको लग रहा है मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ से भी हो जाएगा। अब आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करना, बिकॉज टाइम ही बहुत कम रह चुका है फेज 1 के लिए, मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। देन इफ आई टॉक अबाउट गाइस, आपको लग रहा है कि मुझे एक फटाफट में क्रैक, आप कैसे ना एक फटाफट में कह सकते हैं कि मुझे क्रैश कोर्स टाइप से मिल जाएगा, छोटा सा कोर्स मिले, मैं फटाफट में उसमें एनरोल हूं और फटाफट में मैं अपनी क्लासेस जो है ले सकता हूं, तो आप इस कोर्स के साथ, क्रैश कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है मुझे पीएफआरडी तो देना ही है, बट इसके साथ साथ मैं कुछ और एग्जामिनेशन के बारे में भी सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे उस एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना है, सो गाइस वी आर आल्सो ऑफरिंग यू द कॉम्बो कोर्सेज आल्सो, ठीक है, पीएफआरडी प्लस आईएफएससी कॉम्बो कोर्सेज देयर, ठीक है, विच वी आर ऑफरिंग यू। तो आप इनमें से कोई कॉम्बो कोर्स, जैसे कि आपको लग रहा है पीएफआरडी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे आईएफएससी की भी तैयारी करनी है, तो आप इन कॉम्बो कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑफर्स जब भी आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जो भी आपको प्रेजेंट ऑफर्स होंगी वो आपको यहाँ पे यू कैन सी देम हियर, तो जो भी ऑफर होगी आप वहां पे जाके उस ऑफर को यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन गाइस, जहां पे हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि अगर आप फेज 1 पेपर 1 जो कि 6 सितंबर को शेड्यूल्ड है, आपको इस पॉइंट टाइम पर जो एक डर होता है ना कि सर कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ, तो आई होप इस वीडियो से आपका वो डर जो है वो दूर हो गया होगा, प्लस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया कि यार किस तरह से मुझे कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और फेज 1 पेपर 1 को आपको ओवरऑल कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट शुड बी योर टारगेट एंड व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड टारगेट हियर, ठीक है दोस्तों। सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।